मुंबई पहले जैसा अब रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का कांटेक्ट निकलता है, हर कोई छेड़ के निकल जाता है। और मेरे साथ तो अभी एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मेरे एफआईआर करते ही दोनों को तुरंत नोटिस पर छोड़ दिया गया और मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। पुलिस के सामने ये सारी घटना हुई, पुलिस के सामने उसने मुझे मारा। जब पुलिस हम तीनों को वैन में ले जा रही थी तो उसने अपने पावर, मतलब अपने बजरंग दल का बहुत पावर दिखा रहा था। मुझे कह रहा था कि मैं बच के निकल जाऊंगा, मैं रैली निकालता हूँ, तेरी जैसी रोज 8-10 हमें मिलती है, मुझे नहीं। जब हमारे बीच मारपीट चली रही थी तब यहाँ से एक आदमी आया जो कि अपने आप को बजरंग दल का कहता है। उसे लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो बिना मुझसे झगड़े का रीजन जाने उसने मेरे पे ही अटैक किया। हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। आज हम मौजूद है गोरेगांव पश्चिम में एसपी रोड पर, जहां पर पिछले शुक्रवार को एक घटना घटी थी। एक लड़की को मुस्लिम समझकर छेड़ा गया था। छेड़ने के बाद मुस्लिम समझने वाली लड़की जो है वो हिंदू निकलती है और उस लड़की को पुलिस स्टेशन तक जाने के बाद जो आरोपी है जिसने छेड़ा था उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद वहां पे खुद जो आरोपी है उन्होंने ये कहा है कि आप हिंदू हो, आज हमें ये पता चला है पुलिस स्टेशन में आकर। देखिए आज हमारे साथ तो मौजूद है, लड़की मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि पूरा क्या कुछ हुआ था सविस्तर में। क्या नाम है आपका? मीनल गुप्ता। क्या कुछ हुआ था आपके साथ इंसिडेंट? फ्राइडे के दिन पे 4 तारीख को मैं स्काईवॉक से उतर रही थी। एक यादव नाम का आदमी, जी यहीं पे, वहाँ पे एक यादव नाम का आदमी, उसने आके मेरे पीछे हाथ मला एंड जब मैंने उसे रोकने को चाहा तो उसने मुझे गाली दिया। जब मैं वापस उससे पूछने आई तो वो भाग के यहाँ पर आया एंड देन फिर उसने मेरे साथ मारपीट की। जब हमारे बीच मारपीट चली रही थी तब यहाँ से एक आदमी आया जो कि अपने आप को बजरंग दल का कहता है। उसे लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो बिना मुझसे झगड़े का रीजन जाने उसने मेरे पे ही अटैक किया। नहीं, मुस्लिम समझ के उसने मुझ पे अटैक किया, मेरा सपोर्ट नहीं किया उसने। वो सीधा मुझे चिल्लाने लग गया कि क्या मैं औरत हूँ तो मैं किसी भी आदमी पे हाथ उठा सकती हूँ। मैं उससे पूछती रही कि आप ये आदमी को जानते हैं जिससे मैं मारपीट कर रही हूँ, और वो आदमी भी मेरे से कंटिन्यू मारपीट कर रहा था। उसे कम से कम 7 से 8 लोग ने पकड़ के रखा था और बाकी 20-25 लोग तो यहाँ पे इकट्ठा हो ही गए थे। उसके बावजूद वो अकेला मुझसे लड़ रहा था। हाँ, एंड उसके बाद सामने से पुलिस आई, पुलिस उसे ले जा रही थी। उतने में फिर उसने मेरा 2 उंगली निकाल दिया, पुलिस के सामने निकाला, पुलिस के सामने उसे, जी हाँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ से नाखून निकला हुआ है जिसका मैंने मेडिकल भी कराया। पुलिस के सामने ये सारी घटना हुई, पुलिस के सामने उसने मुझे मारा। जब पुलिस हम तीनों को वैन में ले जा रही थी तो उसने अपने पावर, मतलब अपने बजरंग दल का बहुत पावर दिखा रहा था। मुझे कह रहा था कि मैं बच के निकल जाऊंगा, मैं रैली निकालता हूँ, तेरी जैसी रोज 8-10 हमें मिलती है। मुझे नहीं पता वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसने मुझे ऐसा दिया, क्योंकि हम तीनों। एक मिनट, आप एक हिंदू हो जी, हम बजरंग दल वाले, ऐसा मतलब आपको बोल रहा था कि मैं बजरंग दल से? एग्जैक्टली उसने बोला, पुलिस के सामने उसने बोला। जब पुलिस स्टेशन गए तो उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दल वहाँ पे मौजूद थी उसको बचाने के लिए। बजरंग दल, जो कि मुझे अब तक लगता था एज अ हिंदू कि हम औरतों के फेवर में काम करती है, हमारे बचाव के लिए है, पर उस दिन मैंने देखा कि जस्ट बिकॉज उनके दल का आदमी था तो उन लोग उसके बचाव में आए थे। मुझे धमकी दे रहे थे कि हम दल के हैं, हम उसे निकाल लेंगे, उसकी अलग अलग फौज है, बड़ी फौज है जी। तो मैंने इसीलिए एफआईआर की, लेकिन मेरे एफआईआर में भी कोई ज्यादा दम रहा नहीं, क्योंकि जो छेड़खानी हुई थी वो छेड़खानी उसमें उन लोगों ने रजिस्टर्ड की ही नहीं। धारा 354 जो है वो उन लोगों ने रजिस्टर्ड की नहीं। मैंने अभी रिसेंटली डीसीपी को लिखी हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे वहाँ से न्याय मिले। आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं? मुंबई पहले जैसा अब रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का कांटेक्ट निकलता है, हर कोई छेड़ के निकल जाता है। और मेरे साथ तो अभी एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मेरे एफआईआर करते ही दोनों को तुरंत नोटिस पर छोड़ दिया गया और मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो एक महिला है यहाँ पर मुंबई में, अगर महिला हो फिर चाहे बच्चे हो, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है एसपी रोड पर जो सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ के उसके सामने का जो स्काई वॉक है, इस जगह पर इस महिला को यहाँ पर 2 अनजान व्यक्तियों ने छेड़ा और उसके बाद मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद मामला है तो पुलिस थाने तक पहुंच गया और वहाँ पर उनके खिलाफ मामला दर्ज भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर महिला का ये कहना है कि यहाँ पर अगर मुझे मुस्लिम समझकर मारा है, तो आप सबसे बड़ी बात ये नोट कीजिए कि यहाँ पर मुस्लिम समझ के मारना ये कहाँ का इंसाफ है और उनका ये क्या, उनकी थिंक क्या हो सकती है उसके आगे।
कि अगर कोई हिंदू महिला है चाहे मुस्लिम महिला है, महिला तो महिला होती है। यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप साथ ही में देख सकते हैं मेरे इस साइड में बताइए, यहाँ पर देखिए बीएमसी जो पी दक्षिण विभाग है, यहाँ पर बड़ा ऑफिस है जहाँ की हमेशा पुलिस फोर्स या फिर जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर आते जाते रहते हैं। लेकिन सामने ही ये ब्रिज है जो स्काई वॉक है, यहाँ पर एक गुंडाइयों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर दिन दहाड़े महिला को सुबह के लगभग 11 से 11:30 बजे यहाँ पर कुछ लोग छेड़ते हैं और पुलिस उनको जिस तरीके से आपने बताया पुलिस ने कब छोड़ा उनको? पुलिस ने मेरे रात को 11:30 बज गया, 10:30 बज गया एफआईआर दर्ज करते सुबह से लेकर रात तक। जी, जबकि वो पिछले 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए था जब मैं वहाँ गई थी, पर फिर भी मुझे 10:30 बजे मुझे एफआईआर पेपर मिला। जैसे ही मैं निकली वैसे ही उनको छोड़ दिया गया मेरे पीछे। ना मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, ना मुझे कोई और अपडेट दी गई। दूसरे दिन जब मैं पुलिस को फोन करती हूँ कि सर मेरे केस का क्या हुआ, दोनों जो आरोपी थे उनका क्या हुआ, तो वो मुझे बोला गया कि उनको नोटिस पे छोड़ दिया गया है। जबकि मैंने उनको पूछा भी कि मैम 74 जो सेक्शन होता है वो नॉन अवेलेबल होता है, उसके बावजूद वो कैसे छूटे गए। और मुझसे पुलिस बोल रही है कि मैं जो सीसीटीवी फुटेज है मैं अपने एंड से लेके आऊँ, जबकि जिस दिन इंसिडेंट हुआ था मैं 2 कांस्टेबल के साथ यहाँ पर आई थी और उनको फुटेज मैंने दिलवाया था। मैंने उनको टाइमिंग से लेके सारा इंसिडेंट बताया था, वो सारा फुटेज उन्होंने अपने फोन में लिया था एंड ले जाके वहाँ पे ऑफिसर्स को दिखाए थे। उसके बावजूद मुझे एफआईआर के 2 दिन बाद मुझे कॉल करते हैं, यही मंडे को मुझे फोन आता है मैम का एंड वो मुझे बोलते हैं कि एफआईआर सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपने एंड पे मुझे लाना पड़ेगा, या तो मैं टेक्नीशियन देखूं या तो फिर उनके रेफरेंस से जो भी रहेगा एंड उसका भी पैसा चार्ज होगा। कभी पैसा लेंगे मतलब ये पैसा जो टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन 4,500 रुपया मुझसे मांग रहा था फुटेज का, जबकि मैंने मैम को फोन करके बोला कि मैम ये जो भी है एफआईआर मैंने किया है इन्वेस्टिगेशन का पूरा। आपको क्या लगता है आपके साथ छेड़खानी हुई है और आपको ही जब सीसीटीवी ले जाके देना पड़े तो इसके बारे में क्या कहें? क्योंकि मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है। मैं अब तक तो यही समझती थी कि हमारा मुंबई जो है वो हमारे लिए सेफ है एंड हमारी प्रशासन जो है हमारे फेवर में काम करती है, बट ये पिछले 1 हफ्ते से जो मैं देख रही हूँ हमारे प्रशासन का मेरे टूवर्ड जो भी है, मैं बहुत अपसेट हूँ। आपको पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है इस बारे को लेकर? मेरा तो अभी जो उम्मीद है वो थोड़ा सा हिल गया है। जो हिसाब से 1 हफ्ता हो गया है पुलिस जो हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो इसीलिए मेरे को डीसीपी तक जाना पड़ा। आई होप डीसीपी से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का उम्मीद है। देखिए यहाँ पर जो महिला है जिसके साथ छेड़खानी हुई है उनका कहना है कि अभी मैं पुलिस स्टेशन के बाद डीसीपी का दरवाजा खटखटाई हूँ, मुझे उम्मीद है कि वहां से मुझे कुछ ना कुछ जो है भरोसे के साथ इंसाफ मिलेगा। देखते हैं इस अपडेट के बाद इस महिला को कितना न्याय मिलता है और फिर बाकी की जो मुंबई में अकेले घूमने वाली जो महिला है जो कमाने खाने के लिए मुंबई में आई है वो कितनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तैनात है। और पुलिस की बात यहाँ पर आती है तो इनका ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें कुछ ही पल में जब मुझे एफआईआर हाथ में मिली उसके कुछ पल बाद उनको छोड़ दिया। देखते हैं कि इस अपडेट के बाद क्या कुछ इनका पहल होता है और ये महिला को डीसीपी की ओर से क्या उम्मीद और क्या आश्वासन मिलते हैं। ऐसे अपडेट के लिए देखते रहे बने रहे मुंबई में। कैमरामैन सैयद नाज के साथ अली इनामदार, गुड़गांव।